हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो गया, स्टडी विद रिया जैन। आप वो देख सकते हैं। और जिन्होंने जिसे स्टार्टिंग से देखना है ये चैप्टर, वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, सेकंड और ये थर्ड। इस टॉपिक में हम बेसिकली एवोल्यूशन की पूरी बात करेंगे। डार्विन, फिर लेमार्क, मतलब साइंटिस्ट डार्विन, फिर लेमार्क, फिर ह्यूमन एवोल्यूशन। बस इन चीज़ों की बात करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। अ, हाँ, ओके, इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882। ओके, पहले पॉइंटर्स रीड कर लेते हैं। द साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organism have been gradually evolved over the period of 1000 years from the common ancestor principle of natural selection book ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। ओके, देखो ये जो आप फोटो में देख रहे हो, ये सर है चार्ल्स डार्विन। डार्विन इन्होंने मतलब ये बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। इन्होंने मतलब छोटे स्पीशीज़ को देखा, हाउ मतलब उन्होंने ऐसा स्टडी किया कि कैसे बहुत टाइम बाद मतलब एक छोटे स्पीशीज़ बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए। तो इस चीज़ के ऊपर पूरा इन्होंने स्टडी किया। ओके, फिर इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किस और ये प्रिंसिपल उन्होंने ये बुक में दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। ये बुक का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पेशीज पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब इन्होंने क्या लिखा था उस बुक में, अपन ये पहले समझते हैं। ओके, ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच preaches the survival of fittest. While exploring the concept, Darwin said that all organisms reproduce proliferally. All organisms compete with each other in the life-threatening manner that only the organism sustain which show the modification essential for leaving the competition along with the natural selection also help us to understand the nature selects the only one those organism which are fit to live and reach the rest all perish matlab all rest all die. Okay, sustain and selected organism can perform reproduction and यहाँ पे and thereby give rise to new species with their own specific character. Darwin theory of natural selection was widely accepted for long duration. अच्छा, आपको आई गेस ये रीड करते हुए समझा होगा, नहीं समझा ना, एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूँ। जैसे एक मतलब एक समझो, एक जंगल है, जंगल में हिरन है और हिरन का पीछा वो टाइगर उसका पीछा कर रहा है। ओके, तो अभी अगर वो हिरन कमज़ोर होगा या तो वो हिरन भाग नहीं पाया या मतलब वो अपनी जान नहीं बचा पाया, तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अगर वो हिरन परफेक्ट होगा, एकदम फिट होगा, तो वो अपनी जान बचा के भाग सकेगा। ठीक है, वैसे ही अगर वो जो टाइगर है वो अगर फिट नहीं हुआ या भाग नहीं पाया, हिरन को पकड़ नहीं पाया, तो उसे भूखा मरना पड़ेगा। मतलब उसे सब खाना नहीं मिलेगा, उसका प्रे नहीं मिलेगा, उसे भूखा मरना पड़ेगा। वैसे ही कि अगर सारे ऑर्गेनिजम्स एकदम फिट रहे, तो ये लोग या तो रिप्रोडक्टिवली, या तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, या तो कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली वीक है। ठीक है, तो उनकी जो बोलते हैं ना, उनकी जो पुश्ते होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर ऑर्गेनिज्म फिट नहीं रहा, मतलब एक या तो समझो अगर रिप्रोडक्टिव फिट रहा, तो अगर सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट रहे, तो वो लोग मतलब खाने की कमी हो जाएगी। जैसे एनवायरनमेंट तो एक लिमिट इतना खाना ही बनाता है ना। अभी अगर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हुआ है तो वो लोग झगड़ेंगे खाने के लिए, और जो उनमें से भी फिजिकली जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, वो मार धाड़ के जैसे भी करके अपना खाना ले लेगा। ओके, बस वही है कि यही बात बताइए, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वही इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। बस, ठीक है। और ये जो उन्होंने नेचुरल थियोरी का बोलते हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी थी, वो सारे बाकी साइंटिस्ट ने काफ़ी टाइम तक एक्सेप्ट करके रखी थी। ठीक है, पर कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे, कुछ कमियां पता चली थी इनके डार्विन थ्योरी की। वो क्या थी, चलो वो देखते हैं एक बार। ये ऑब्जेक्शंस में भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट वर द ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विन थ्योरी। तो ये 3 ऑब्जेक्शन हैं, थोड़े अच्छे से ध्यान में रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्शन फर्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। ओके, अपन बोलते हैं कि एवोल्यूशन हुआ कि छोटे ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़े हुए, या
जैसा भी है, अगर डायनासोर के केस में देखें तो बड़े से छोटे हुए, तो जो भी है लाइक छोटे से बड़े असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन जो नेचुरल सिलेक्शन बोल रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिर्फ वो एक ही रीज़न नहीं है कि एवोल्यूशन हुआ, मतलब इसी फैक्टर की वजह से एवोल्यूशन हुआ, ऐसा नहीं है, और भी रीजंस है। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। ओके, आपको याद होगा अपन ने फर्स्ट लेक्चर में म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। म्यूटेशन इज़ नथिंग बट जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो चेंज होता रहता है, उसके वजह से कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में लाइक ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो उस चीज़ को म्यूटेशन बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो म्यूटेशन हमेशा सही चीज़ हो, लाइक अच्छा हो, अच्छी चीज़ के लिए हो, कभी ख़राब चीज़ के लिए भी हो सकता है। ओके, तो डार्विन की थियोरी में ये बात नहीं बताई कि ऐसे म्यूटेशन क्यों होते हैं, यूज़फुल या यूज़लेस, कोई भी किसी की भी बात करें, ऐसे म्यूटेशन क्यों होते हैं इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ओके, और थर्ड पॉइंट ये था, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। एब्रप्ट इज़ फास्ट चेंज। ओके, उनकी थियोरी में ना ये भी बात नहीं बताई थी, मतलब एवोल्यूशन की बात कर ले या म्यूटेशन है, एवोल्यूशन या म्यूटेशन दोनों को होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। ओके, तो उन्होंने ये नहीं बताया था उनकी थियोरी में कि क्यों उनको लाइक क्यों ये म्यूटेशन वगैरह होने के लिए लाइक क्यों कोई म्यूटेशन या कोई एवोल्यूशन फटाफट हो जाता है, कोई भी चेंजेस फटाफट आ जाते हैं, और क्यों कोई चेंजेस को आने में बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन, डार्विन वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन। ओके, मतलब इतनी सारी गलतियाँ थी, इतने सारे फ्लॉजेस थे, बट देन टू डार्विन का जो काम था वो एक माइलस्टोन था। मतलब डार्विन ने जितना भी बताया वॉज अ वेरी गुड थिंग। तो ठीक है, थोड़े ऑब्जेक्शंस थे, फिर इन ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करने के लिए और दूसरे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियरीज रखते गए, बट डार्विन का काम उन सब में से सबसे बेस्ट बताया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लेमार्क, डार्विन के बाद एक साइंटिस्ट है लेमार्क। लेमार्क 1744 से 1829 में। अच्छा, इन्होंने भी अपनी थियोरी दी थी। चलो पहले इनके जो पॉइंटर्स लिखे वो रीड कर लेते हैं। Okay, Lamarck proposed that the activities of the organism are responsible for their evolution. This French naturalist proposed that each animal and plant undergoes some changes in their lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in next subsequent generation too. Okay. अच्छा, ओके, इन्होंने क्या बताया था, लेमार्क जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बात बताई थी कि इनकी जो थियरी थी उनमें ऐसा बताया गया कि जो ऑर्गेनिज्म अपने जिस बॉडी पार्ट का जितना यूज़ करता है वो उतना ग्रो होता है। इट इज़ लाइक कि अगर मैंने कोई बॉडी पार्ट यूज़ किया तो वो ग्रो हो जाएगा, और यूज़ नहीं किया तो वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन कौन सा ऑर्गन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ग्रो हो जाएगा, बाकी ऑर्गन डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म, मतलब हर ऑर्गेनिज्म की बात थी। जो अपने लाइफ स्पैन में ज़्यादा किसी ऑर्गन का यूज़ करेगा वो बोलते ना ये हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, मतलब हाँ इवॉल्व हो जाएगा, और जो नहीं यूज़ कर रहे वो डिग्रेड हो जाएंगे वैसा। ओके, इसके ऊपर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था। देखो ये एग्ज़ाम्पल लिखा ना, एग्ज़ाम्पल टू प्रूव दिस थियरी। इस थियरी का नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। ठीक है, इस थियरी को प्रूव करने के लिए इन्होंने देखो क्या लिखा था। देखो एग्जाम्पल टू प्रूव दिस थियरी, नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीफ ऑफ टॉल प्लांट बाय एक्सटेंडिंग द नेक ऑफ सेवरल जनरेशन। ओके, मतलब इन्होंने ये बोला कि जो जिराफ है वो अपनी ऐसे गर्दन ऊंची करके खाना खाता है, इसके वजह से उसकी गर्दन बड़ी हो गई। लेमार्क, ये देखो फोटो पे जो लिखा है ना वो पढ़ रही हूँ। लेमार्क बिलीव दैट एन एनिमल कुड चेंज इट्स फिजिकल ट्रेट टू मेक बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ओके, लेमार्क ने ऐसा बताया था कि लाइक वो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फिजिकल फीचर्स चेंज कर सकते हैं रिसोर्सेज को ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ करने के लिए। ओके, अच्छा, ये ऊपर जो पॉइंटर्स लिखा है पहले वो रीड कर लेते हैं। लेमार्क से दैट द मॉर्फोलॉजिकल चेंज अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, एंड द रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज़ और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं अपने बॉडी में वो ही मतलब जो भी मॉर्फोलॉजिकली चेंज होते हैं अपने बॉडी में वही एवोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्या रीज़न है मॉर्फोलॉजिकल चेंज होने के
होने का इज़ द तो एक्टिविटीज़ या लेजीनेस, मतलब जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ किया वो ऑर्गन ग्रो हो जाएगा, बाकी ऑर्गन ऐसे कैसे रह जाएंगे या डिग्रेड हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, अब लेमार्किज्म के बारे में और कुछ चीज़ें बताइए। अच्छा, लेमार्किज्म, सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल टू प्रूव लेमार्क थियरी। एग्जाम्पल्स और क्या एग्जाम्पल्स लेमार्क ने दिए थे अपनी थियरी को प्रूव करने के लिए, ये पढ़ते हैं। शोल्डर ऑफ द आयरन स्मिथ हैज़ बिकम टू स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। आयरन स्मिथ होते हैं ना, लोहार, उनके हाथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि वो उनका वो रोज़ ठोकने वगैरह का काम होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, विंग ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैज़ बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। ओके, जो ऑस्ट्रिच वगैरह है, क्योंकि पता ऑस्ट्रिच को अपन फ्लाइटलेस बर्ड बोलते, ओके, फ्लाइटलेस बर्ड, क्योंकि वो लोग ज़्यादा उड़ते वगैरह नहीं हैं, उनके पंख होते हैं बट ये उड़ते नहीं है। इसकी वजह से लेमार्क बोलते हैं कि उनके पंख मतलब काफ़ी वीक हो जाते हैं, और अगर उनको एट टाइम्स कभी रियल टाइम में उड़ना पड़े तो वो लोग नहीं उड़ पाएंगे, जस्ट बिकॉज उन्होंने बचपन से कभी अपने विंग्स का यूज़ नहीं किया इसके लिए। ओके, थर्ड पॉइंट, legs of birds like swans and duck have become useful for swimming due to living in water। अच्छा, ओके, जो स्वैन्स और डक्स वगैरह होते हैं ना, स्वैन वो की करके आवाज़ करता है, उसको स्वैन बोलते हैं। सॉरी, ऐसे येलो कलर की उसकी पीक होती है, बीक बीक। आप देखोगे ना, आपने देखा भी होगा स्वैन वगैरह। तो स्वैन वगैरह ना, ये लोग मतलब पानी में रहते हैं, इसकी वजह से उनके लेग्स आर एबल टू स्विम, ऐसा। ओके, और फोर्थ पॉइंटर से स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन द बॉडी फॉर बोरोइंग हैबिटेट। ओके, स्नेक्स को लेग नहीं होते, वो तो अपने को भी पता है। वो ऐसा बोलते हैं कि इनके बॉडी में, मतलब क्योंकि ये ऐसे रेंग के चलते और बोरोइंग हैबिटेट्स, मतलब ऐसा सुरंग करके रहते हैं ना, इसके वजह से इनके बॉडी में ये लेग्स मॉडिफाई हो गए, क्योंकि इनको रेंगने की आदत है इसके लिए। ओके, अब लास्ट में क्या है वो पढ़ते हैं। ऑल दिस एग्जाम्पल आर द टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड अ ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लेमार्किज्म। ये थियोरी को बोलते हैं थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऐसे बोल सकते हैं जो अपन अपने पेरेंट्स से, अपन अपने एंसेस्टर्स से लेके आते हैं, उसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। ओके, इन चीज़ों को, मतलब ये जो इन्होंने लेमार्क ने पूरी थियोरी दी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेमार्किज्म बोलते हैं। ओके, लेट्स गो आगे, लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके, okay, Lamarckism, development of organ due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those character from one generation to other generation was rejected. Okay, because it has been verified many times that no modification bring in us are not transferred to the next generation, and thereby Lamarck theory was disapproved. The living organism can transfer the characters, okay, दो बार आ गया, the living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired characters. Okay, ओके, इन्होंने जो थियोरी दी थी लेमार्क ने ना, उनकी थियोरी को बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जैसे कि अगर अपन, जैसे वो आयरन स्मिथ वाला एग्जांपल था, क्योंकि वो आयरन स्मिथ बार बार आयरन को ठोकने वगैरह का, मारने वगैरह का काम करता है, इसकी वजह से शायद उसके हाथ ज़्यादा ही मतलब पावरफुल हो जाते हैं। ये बात सही है, बट अब उसकी जो प्रोजनी होंगे, उसकी जो बच्चे होंगे वगैरह, वो उनके भी हाथ उतने ही पावरफुल होंगे, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो अपन अपन काफ़ी सारे काम अपने मम्मी जैसे ही करते हैं, सेम सेम, बट अभी अपनी मम्मी तो एकदम परफेक्ट गोल्ड रोटी बनाती है, बट अपन अपन जब फर्स्ट टाइम रोटी बनाते हैं तो उनके जितनी एकदम परफेक्ट गोल्ड रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि वो कैरेक्टर वो अपन उनसे एक्वायर नहीं करते। इसके लिए मतलब ऐसा होता है कि हर कैरेक्टर अपन अपने पेरेंट्स से एक्वायर नहीं करते, कुछ चीज़ें अपन अपने खुद से करते हैं। ओके, तो दिस इज़ द थिंग। ओके, तो मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक चीज़ हाँ बोल दी कि हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि अगर किसी ऑर्गन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें तो वो ऑर्गन मतलब ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या किसी ऑर्गन को नहीं यूज़ किया तो वो ऑर्गन वीक हो जाएगा, ये बात सही है। पर मतलब वही कैरेक्टर आपके प्रोजनी में भी जाएगा, ये बात गलत है। ठीक है, बस ये बात, ये चीज़ को लेके लेमार्क की जो थियोरी थी उसको डिसअप्रूव हो गया, वो डिसअप्रूव्ड कर दिया था। ओके,
फिर एक बात पता चली कि कुछ चीज़ होती है स्पेसिफिकेशन करके। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, लेट्स सी फॉर दिस। ओके, formation of new species or plant and animal is the effect of evolution. Each species grow in a specific geographical condition. Their food, habitat, reproductive ability, and a period is different. However, genetic variation is responsible for formation of new species from the earlier one. Therefore, geographical and reproductive isolation also lead to specification. Okay. यहाँ पे क्या बात की गई है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ मतलब कोई भी न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट या एनिमल का ग्रो होना इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। ओके, मतलब एवोल्यूशन होता है और इसकी वजह से, बट कोई भी नई स्पीशीज बनती है तो वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहती है। जैसे अपन है तो अपन सिर्फ अभी इंडिया में ही है, ऐसा अपनी जो जीन्स है वो इंडिया में ही रहेंगे। अगर अपन लाइक अभी समझो कोई इंडिया की लड़की है, वो किसी फॉरेन लड़के से मैरी करे और फिर इनका जो प्रोजनी होगा वो शायद हाइब्रिड हो सकता है, क्योंकि जो इंडियन लड़की है उसका जीन यहाँ का है, ये जस्ट एग्जांपल है, और वो जो फॉरेन लड़का है वो उसका जीन उसकी कंट्री का है, तो उसका हाइब्रिड होगा तो कुछ नया बन सकता है वैसा। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है, हाउएवर genetic variation is responsible for formation of new species to the earlier one. Therefore, geographical and reproductive isolation also lead to specification. को मतलब ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आने का यही रीज़न है, क्योंकि जब दो अलग जीन्स मिलते हैं और एक यंग वन बनता है तो वो जो यंग वन बनता है उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे जो सिर्फ पेरेंट्स, मतलब या तो सिर्फ मम्मी से आए हुए या तो सिर्फ पापा से आए हुए। ओके, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्पेसिफिकेशन के ऊपर। अब एक नया टॉपिक चालू होता है, ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन काफ़ी सिंपल टॉपिक है। बेसिकली अपने को इसमें ये देखना है कि रुको मैं आपको एक फ़ोटो से समझाती हूँ कि देखो ये जो 7 करोड़ साल पहले का एंशियंट एनिमल लाइक लेमर्स थे, वहाँ से लेके अपन आज जो है एकदम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, वो कैसे बने वो चीज़ समझनी है अपने को। ओके, सो लेट्स गो विद दिस। ओके, पहले पॉइंटर्स रीड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी नोन टुडे हैज़ बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एवोल्यूशन। ओके, ये तो अपने को भी पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी अपन आज देख रहे हैं वो मतलब एक सिंपल सा छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बना हुआ है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू एवोल्यूशन वहाँ से अपन आज यहाँ तक पहुँच पाए। ओके, अब एक बोलते हैं ना, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दे रखा है। लेट्स सी दिस। लास्ट डायनासोर डिसअपियर 7 करोड़ ईयर अगो। मतलब जो लास्ट डायनासोर था वो 7 करोड़ 10⁻⁷ ईयर्स अगो डिसअपियर हो गए थे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पढ़ रही हूँ। At that time, monkey-like animals are said to be evolved from the some ancestor who were more or less like the modern lemurs. Tails ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस। एट द टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी evolved फ्रॉम सम ऑफ द एंसेस्टर हु वर मोर और लेस लाइक द मॉडर्न लेमर्स। मतलब उस टाइम पे, मतलब 7 करोड़ साल पहले आज से कुछ मंकी लाइक एनिमल्स थे, मंकी लाइक एनिमल्स जो मोर और लेस लेमर्स जैसे दिखते थे। लेमर्स कैसे दिखते, देखो ऐसा कुछ समथिंग ऐसा कुछ लेमर्स ऐसे दिखते थे। ओके, सो उस टाइम पे मंकीज़ वैसे दिखने लगे थे। ओके, और टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका है, थोड़ा टाइपो एरर है, आर सेड टू बी एवॉल्व अबाउट 4 करोड़ ईयर्स हो गए। ओके, मतलब ये आज से 4 करोड़ साल पहले मंकी की टेल एंड ऑल आने लगी थी, ऐसा कुछ बताते हैं, और अफ्रीका के वहाँ पे दिखे थे। अब अपने को कैसे पता चला इतने पुराने थे, तो ये अपन ने कार्बन डेटिंग में से पता किया होगा। देखो कार्बन डेटिंग मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ओके, they developed into enlargement of brain, their hands, and evolved, and thus ape-like structure were evolved. They moved to South and Northeast Asia and finally got evolved into gibbons and orangutan. Okay, sorry,
इनमें कैसा हुआ कि मतलब इनका ना ब्रेन इनलार्ज हुआ और हाथ पैर मतलब थोड़ा इंसानों जैसे बने। और उसके बाद फाइनली मतलब इनका बैकबोन भी पहले टेढ़ा था ना, फिर स्ट्रेट हुआ एंड ऑल दैट। और उसके बाद ये लोग अफ्रीका से नॉर्थ और ईस्ट एशिया के तरफ ऐसे ट्रैवल करने लगे, ठीक है। फिर मतलब इट इज़ लाइक देखो, पहले देखो ये फ़ोटो देखो ध्यान से। पहले लेमर्स जैसे दिखते थे, फिर इजिप्टोफेंस, फिर ड्रायोपेथिकस, रैम्बोपेथिकस, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, स्किल्ड मैन, मैन विद इरेक्टाइल पोजीशन, फिर नियंद्रल मैन, फिर क्रोमैग्नन मैन, और इसके आगे होमोसेपियंस, फिर आज अपन होमोसेपियंस सेपियंस। ऐसा मतलब एकदम परफेक्टली इवॉल्व मैन। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इवॉल्व 3.5 करोड़ ईयर अगो। मतलब गोरिल्ला एंड चिंपैंजी 3.5 साल पहले इवॉल्व हो गए, ऐसा। ओके। सो लेट्स सी जर्नी ऑफ ह्यूमन बींग्स, journey of human beings or journey of human evolution, more precise to say. Okay, these apes start to live on land as as the forest started to decline due to dry environment. This lumbar bone, okay sorry, ओके वो आगे देखते हैं अपन। मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि जो एप्स वगैरह थे वो क्योंकि उस टाइम पे ड्राई इन्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा ड्राई रहने लगा, फॉरेस्ट कम होने लगे, इसके वजह से वो लोग लैंड पे आके रहने लगे। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। The lemur bone developed in such a way that they started to become an erectile position in grassland, and thereby their hand become free to use anytime. These type of men were evolved to grow rear ago. Okay. ओके, जो इनकी लुम्बार बोन होती है ना, जो मंकी के ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, टेढ़ी रहती है, वो आज से 2 करोड़ साल पहले जो ह्यूमंस थे उनके ऐसे वो बोन सीधी होने लगी, और इसके वजह से वो लोग पैर पे चलने लगे और उनके हाथ फ्री हो गए, जो जिससे वो लोग ऐसा कभी भी मतलब कुछ और काम भी कर सकते थे। ओके। फिर फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल रैमोपेथिकस from East Africa. After Ramapithecus, these apes grow into their size and become more intelligent. Okay. मतलब फर्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एकदम डबल स्टार मार्क कर लो आप। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल रेमोपेथिकस वॉज फॉर्म्ड इन ईस्ट अफ्रीका। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल रेमोपेथिकस वॉज फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका। ये चीज़ याद रखने जैसी है, ठीक है। आफ्टर रेमोपेथिकस एप्स ग्रो इनटू देयर साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद एप्स अपने मतलब एप्स इज़ लाइक ये जो ह्यूमन बींग्स ये सब देखा ना अपन ने, इन सबको एप्स बोलते हैं। ओके, ये लोग उनके साइज़ में ग्रो होने लगे, मोर इंटेलिजेंट, का ब्रेन कैपेसिटी वगैरह बढ़ने लगा, और वैसे वैसे करके एवोल्यूशन होता गया। ओके, देखो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, और अभी सबसे ज़्यादा मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, एक सेकेंड ना। ओके, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड गाइस, इसके बाद अपना एक चैप्टर कंप्लीट होने आ गया। ओके, ह्यूमन एवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल वर एडेड टू द मेंबर ऑफ जीनस होमो। अच्छा, आपको पता है अपन जो ह्यूमन बींग्स है उनको अपन होमो सेपियंस बोलते हैं, जो उसमें जो होमो वर्ड है उसको अपन जीनस बोलते हैं, और सेपियंस है उसको स्पीशीज बोलते हैं। ये आपने नॉमेनक्लेचर वगैरह में पढ़ा होगा। ओके, तो जो होमो है इस जीनस में अपन ह्यूमन बींग्स को क्लासीफाई किया जाता है। ओके, ह्यूमन वॉकिंग। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ सिंपल से ये दे रखे हैं, बोलते हैं ना डेटा, ये आपको याद रखने चाहिए और ये पूछे भी जा सकते हैं। ओके, ह्यूमन वॉकिंग इन इरेक्टाइल पोजिशन 15 लाख ईयर्स अगो वर एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया इन एशियन कॉन्टिनेंट। अच्छा, मैं तो बोलूँगी कि इसका ना आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो, एक इसका और एक जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना, वो सब ईयर्स एंड ऑल का फर्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ये इनके बोर्ड में आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, so here we start. Human walking in erectile position 15 lakh year ago were existed in China and Indonesia of Asian continent. Okay, वो ह्यूमंस जो मतलब आज से 15 लाख साल पहले जो एकदम सीधे अपने पैर पे चलते और इरेक्ट पोजीशन मतलब अपने पैर पे चलने वाले ह्यूमन बींग्स कहाँ एग्जिस्ट करते थे, चाइना और इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, फिर थर्ड पॉइंट, नियंद्रल मैन was consist एज द फर्स्ट वाइज मैन। सबसे फर्स्ट वाइज मैन में देखो मैंने फ़ोटो भी रखा है नियंद्रल मैन का, ऐसा कुछ दिखता था। दिस वॉज अ वाइज मैन, मतलब दिस वॉज अराउंड ऑफ ह्यूमन बींग्स के जैसा। ओके,
उसके बाद क्रो मैग्नन मैन वॉज इवॉल्व 50,000 ईयर्स होगो। आज से 50,000 साल पहले नियंद्रल मैन इवॉल्व हुआ था। ओके, फिर आज से 10,000 साल पहले शायद इंसानों ने खेती करना चालू की थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। ओके, आर्ट ऑफ राइटिंग आज से 500 साल पहले, मतलब खेती करना से पहले हमने लिखना नहीं, सॉरी आई इंटरप्रेटेड दिस इन रॉन्ग वे। मतलब पहले आज से 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया। आज से 5,000 साल पहले शायद उन्होंने लिखना सीखा। और मॉडर्न साइंस, ये जो आज अपन सब चीज़ें देखते हैं, ये मॉडर्न साइंस की बदौलत है। ये मॉडर्न साइंस आज से 400 साल पहले शुरू हुआ। वो सब देखते हैं ना अपन, डिस्कवरी ऑफ लाइट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी आज से 200 साल पहले शुरू हुई थी। तो दिस इज़ अ बेसिकली दिस ऑल थिंग्स आज थोड़ा सा बोलते हैं ना, डेटा वगैरह जिसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ अ फोटो ऑफ एन नियंत्रल मैन, वाइस मैन जिसको बोलते हैं। एंड थैंक यू, देयर इज़ ऑल। फर्स्ट चैप्टर अपना हो गया है, साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हो गया है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट टू माय चैनल स्टडी विद रिया जैन। और स्टडी रिलेटेड अपडेट के लिए प्लीज़ बने रहिए। मैं इधर क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 लाइकवाइजली पढ़ाती रहूँगी, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइज़।